स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, कभी आप सोचते हो कि वी फाउट 1962 वॉर, इवन 1947 में वी आल्सो फाउट वॉर विद पाकिस्तान, जो हमारी फर्स्ट वॉर थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। उसके बाद हमने मल्टीपल वॉर्स देखी, चाहे हम सियाचिन की बात करें, 1971 की बात करें, 1965 की बात करें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वॉर होना और वॉर करना, इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपका कोई मिनिस्टर लेवल पे बनता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे बन गया, या आपके प्राइम मिनिस्टर जो इस पे इन्वॉल्व होते हैं। यस, दे आर इन्वॉल्व, बट इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगा, कैसे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा, राइट। किस फ्रंट पर ज्यादा डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, किस तरीके के लॉजिस्टिक्स को फॉलो किया जाएगा, राइट, वो कौन डिसाइड करता है। वो बेसिकली मेरे दोस्तों आपका क्या है, हमारे डिफेंस आर्किटेक्चर का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, आपका पॉइंट है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, कमांड सेंटर्स। हमारी आर्म फोर्सेस, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स आती है, ये पूरे डिफेंस आर्किटेक्चर में अगर जो सबसे हाईएस्ट लेवल की कोऑर्डिनेशन करता है, या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, या प्लानिंग करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका कमांड सेंटर्स। और आज हम एक एक कमांड सेंटर्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो लिखा क्या है कि जो भी इंडिया का डिफेंस आर्किटेक्चर है, राइट, वो पूरी तरीके से कौन ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से आर्मी काम करेगी, नेवी क्या काम करेगी। हम जो वॉर लड़ते, वॉर लड़ने में जो वॉर लड़ा जाता है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या लूप होल से, क्या गैप से, और उसको लेके एक डॉक्ट्रिन तैयार होती है, नए रूल्स तैयार किए जाते हैं। हमें आपको आज बताऊंगा कैसे 1962 के बाद हमने जो है कुछ कमांड्स नई सेटअप करी, क्योंकि उस वक्त हमें लगा कि भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर एक ऐसी कमांड होनी चाहिए जो बैकअप प्रोवाइड करे। जब 1971 में हमने डिसाइसिवली पाकिस्तान को हराया, तो उसके बाद, उस विक्ट्री के बाद, हमें यह नीड पड़ी कि जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसी एक्सक्लूसिव कमांड होनी चाहिए। तो यह कमांड क्या करेगी, यही प्लान करेगी, यही सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है और एग्जीक्यूट करती है। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ, वो पॉसिबल नहीं था इन कमांड सेंटर्स के अलावा। तो कमांड सेंटर्स क्या हैं, आर्म फोर्सेस की सबसे हाईएस्ट ऑपरेशनल फॉर्मेशंस है। और विद पैसेज ऑफ टाइम, मैंने आपको क्या बता, आजादी के बाद जो है, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो ब्रिटिश आर्मी जो होती थी इंडिया में, है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये उसी की लेगेसी चलती आ रही है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसमें बहुत ज्यादा बदलाव लाए हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ वास्ट टेरिटोरियल साइज। आप इंडिया की टेरिटरी आप देख लो, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड एरिया वाइज। उसके बाद मल्टीपल होस्टाइल बॉर्डर। अब मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान और चाइना जो है, ये हमारे लिए एलियन कंट्रीज है ना। दे आर ऑलवेज आर एनिमी एंड दे विल रिमेन, है ना। वी आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस, यू नो, इन आर बॉर्डर्स with what your Bangladesh and your Pakistan and China. But now Bangladesh is also becoming a problem. म्यांमार भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। और उसके बाद आप देखो, ये जो चेंजिंग सिनेरियो है और जिस तरीके से बॉर्डर्स होस्टाइल होते जा रहे हैं, उस बेसिस पर डिमांड को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, कमांड सेंटर्स को इवॉल्व करते जा रहे हैं। अब इंडियन ओशन में पहले तो इतना आपका ट्रेड ही नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद ही अगर आप देखें, है ना, और मिड 1970s 80s में देखो कि कितना बड़े लेवल पर कोल्ड वॉर के टाइम पर वेस्टर्न नेशंस ने इंडियन ओशन पर आपके आइलैंड्स ऑक्युपाई करना स्टार्ट करे और वहां पे बेसिस बनाना स्टार्ट करे। तो अब अपने सदर्न इंडिया को भी, पूरे पेनिनसुला को भी क्या करना है, आपका प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम मेनी थ्रेट्स जो अभी भी है। चाइना किस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका में कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इंडियन ओशन में, उसकी वजह से भी कमांड सेंटर्स क्या इवॉल्व हुए। और अब मेरे दोस्तों आपका साइबर रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर डिटरेंस को। अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब कि अब तो हम उस पॉलिसी को क्या कर चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी थी क्या, कि जब हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करा, तो हमारा मकसद ही ये था कि हम दुनिया को बता पाए कि न्यूक्लियर वेपन इज नॉट मेड, है ना, टू स्ट्राइक एनी एनिमी नेशन, और किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया गया। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट है, और डिटरेंस के लिए बनाया है। इट इज नॉट ऑफेंसिव मूव, इट इज डिफेंसिव एंड डिटरेंस मूव। अब कमांड सेंटर जो है, इसमें टॉप लेवल मिलिट्री हेडक्वार्टर को हेड कौन करता है, कमांडर इन चीफ। प्लीज ध्यान में रखिएगा, डिफेंस रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी में भी तो पूछे जा रहे हैं आजकल।
तो कमांडर इन चीफ, जिसको क्या बोलते हैं, सीएनसी बोलते हैं, या उनके इक्विवेलेंट कोई भी रैंक है, वही क्या करते हैं मेरे दोस्तों, कमांड सेंटर के हेडक्वार्टर में बैठते हैं और वो पूरी तरीके से ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं, अपनी फोर्सेस का स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। उड़ी अटैक था तो नदन कमांड से प्लान किया गया था, अगर आपको याद हो, सर्जिकल स्ट्राइक जो उड़ी अटैक के बाद हमने करी। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे अमंग डिफरेंट कमांड्स, वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सिविल मिलिट्री ऑपरेशन भी यही चलाते हैं। अब सबसे पहले हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर सारे आपको पता है आपके दिल्ली में, लेकिन इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड्स हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे दोस्तों, हम उस कमांड के बारे में बात करेंगे जो सबसे ओल्डेस्ट है, दैट इज वेस्टर्न कमांड। अब वेस्टर्न कमांड कहां पे है? हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में चंडी मंदिर जो है, ये इसका हेडक्वार्टर है। ये ओल्डेस्ट आपकी आर्मी कमांड है, जिसको 1947 के टाइम पे बनाया गया। और इसका बनाने का कारण क्या था कि जो 1947 में हमें जो पाकिस्तान पार्टीशन की वजह से थ्रेट आई है ना, और जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिस तरीके से लड़ाई हुई है ना कश्मीर को लेके, उसके बाद गुजरात में जूनागढ़ को लेके, तो उस वक्त मेरे दोस्तों इसको इमीडिएटली क्या किया गया, क्रिएट किया गया, ताकि ये पंजाब और राजस्थान फ्रंट को क्या कर पाए, आपका डिफेंड कर पाए। और कौन कौन सी जंगें इसने लड़ी हैं? 1947 में जो कश्मीर वॉर हुई, डायरेक्ट इन्होंने फाइट नहीं करा, वेस्टर्न कमांड ने डायरेक्ट ट्रुप्स डिप्लॉय नहीं करे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं करी, बट सपोर्ट रोल प्रोवाइड किया था। 1965 में वेस्टर्न कमांड जो है वो लड़ा है वेस्टर्न फ्रंट पे, और 1971 इंडो पाक वॉर में भी फिर वेस्टर्न फ्रंट पे मेरे से वेस्टर्न कमांड ने बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया। ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पर आपको अगर पता हो, उस वक्त का सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री स्टैंड ऑफ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अलोंग एलओसी। उस ऑपरेशन पराक्रम में जो पार्लियामेंट्री अटैक के बाद किया गया, राइट, वो जो मोबिलाइजेशन करी थी वो वेस्टर्न कमांड की थी। स्ट्रैटेजिक रोल जो है आप क्या प्ले करता है वेस्टर्न कमांड, जो पाकिस्तान रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो यहीं से प्लान किए जाते हैं। आर्मर्ड एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर कैसे लड़ेंगे, वो भी यही प्लान करता है। मतलब इंडिया का इस वक्त, इंडियन आर्मी का और इंडिया का प्राइमरी ऑफेंसिव कमांड है, डिफेंसिव नहीं है, ऑफेंस, सीधा अटैक करेगा। उसके बाद है ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड को 1947 में बनाया गया, हेडक्वार्टर कहां पे इसका, कोलकाता में। और कौन कौन सी जंगें इन्होंने लड़ी है ईस्टर्न कमांड ने? पहला मेरे दोस्तों 1962 वॉर है ना, जो इंडो चाइना वॉर जो लड़ी थी, लेकिन उसमें जो है नेफा जो है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो आपका एरिया है, वो कोलैप्स हो गया है ना, वो कंट्रोल कर लिया था किसने, आपका चाइना ने। एंड वी सॉ कि नहीं भाई, बहुत प्रॉब्लम है, लूप होल्स हैं हमारे पास, टाइम पर ट्रुप्स जो हैं वो डिप्लॉय नहीं हो पाए, टाइम पर हमें जो है आर्म्स जो मिल नहीं पाए। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब रिफॉर्म्स लाए, बदलाव लाए, इवॉल्व किया अपने आप को, तो उसके बाद ईस्टर्न कमांड का आज तक का सबसे, इंडियन आर्मी का बोला जाता है, सबसे सक्सेसफुल जो कैंपेन था वो 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, वो उसको लीड करने वाला आपका ईस्टर्न कमांड था इसे। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ईस्टर्न कमांड का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ बांग्लादेश को क्रिएट करने में। और ये पहला एग्जाम्पल थी जिसमें आर्मी और एयरफोर्स ने ज्वाइंटली इसको प्लान किया था। आज क्या रोल है इसका? चाइना बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न कमांड ही क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है ना, ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट करना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, उसमें भी ईस्टर्न कमांड का रोल प्ले होता है। नाउ सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड को मेरे दोस्तों 1963 में बनाया गया, ठीक एक साल के बाद इंडो चाइना वॉर के 1962। बिकॉज उस वक्त हमें पता चला कि भाई कोई रीइंफोर्समेंट थी नहीं, हम जंग इसलिए हारे हैं कि टाइमली ट्रुप्स डिप्लॉय नहीं हो पाए, टाइमली बैकअप जो है नहीं मिल पाया। तो हमारे पास एक बैकअप कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बैकअप कमांड हमने क्या बनाया मेरे दोस्तों, आपका सेंट्रल कमांड के नाम से, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, आपका लखनऊ में। इसका रोल ही क्या है कि इंडियन मिलिट्री को क्या करना, आपका इंश्योरेंस समझते हो ना, बैकअप प्रोवाइड करना। नॉर्थ और ईस्टर्न कमांड में ये ट्रुप्स को डिप्लॉय करने का काम इसका, जब ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, राइट है ना, आपका या नदर्न कमांड, वहां पे ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट कम हो जाए, तो ये सेंट्रल कमांड जो है वो बैकअप का रोल प्ले करेगी। अब एक ऐसी कमांड जिसको एक बहुत बड़ी विक्ट्री के बाद जो है बनाया गया, दैट इज नदर्न कमांड। इसका हेडक्वार्टर आज के टाइम पे कहां पे है? उधमपुर में। और 1971 में हमें समझ आया कि भाई देखो, जेएंडके जो है उसका टेरेन बहुत अलग है। जेएंडके के लिए एक्सक्लूसिवली एक कमांड चाहिए,
दिस लेसन वी लर्नड फ्रॉम व्हाट 1971 वॉर, एज आई टोल्ड यू कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये इवॉल्व होता गया। और आज नदन कमांड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे दोस्तों आपका एलएसी और एलओसी को गार्ड करने के लिए। जो भी एलएसी और एलओसी गार्ड होती है, क्या प्लानिंग देगी, क्या एग्जीक्यूशन रहेगी, वो कौन करता है? आपका नदन कमांड करता है। नदन कमांड ने सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट में नदन कमांड ने लीड किया था। कारगिल वॉर में नदन कमांड ने मेरे से प्राइमरी रोल प्ले किया था। और जितना भी टेररिस्ट ऑपरेशंस जो चलते हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो चलते हैं कहां पे? आपके कश्मीर वैली में, जम्मू एंड कश्मीर में, इट इज ऑलवेज लेड बाय व्हाट योर नदन कमांड। और ये दुनिया की सबसे मोस्ट इंटेंस हाई ऑल्टीट्यूड आपका वारफेयर जोन में भी इसका रोल प्ले होता है। अब उसके बाद आ गया मेरे दोस्तों सदर्न कमांड। सदर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे? पुणे में। इसको भी 1947 में क्रिएट किया गया। इसका काम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। आर यू गेटिंग इट? और ये क्या है? आपका एम्फीबियस है। एम्फीबियस मतलब दिस कमांड हैज द कैपेबिलिटी टू ऑपरेट बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। और एक्सपीडिशनरी रेडीनेस का मतलब क्या है? दे आर ऑलवेज रेडी इफ यू वांट इमीडिएट ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, सदर्न कमांड आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये रियर एरिया कमांड है इन ऑल वॉर्स। जितनी भी जंगें होती हैं तो सदर्न कमांड को बैकअप पे रखा जाता है। भाई तैयार है ना, आपको रैपिड ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी आपको। फिर मेरे दोस्तों आपका सदर्न वेस्टर्न कमांड, ये कब क्रिएट किया गई? आपका 2005 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? जयपुर, राजस्थान। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि हमने ऑपरेशन पराक्रम से बहुत सारे लेसन सीखे कि हमारे पास अभी भी रैपिड स्ट्राइक कॉर्प्स नहीं है जो रैपिडली स्ट्राइक कर पाए, जो डेजर्ट वॉरफेयर जो है लड़ पाए, और जो बहुत तेजी से मेरे दोस्तों आपका पाकिस्तान को मात दे पाए। तो उसके लिए हमने साउथ वेस्टर्न कमांड को क्रिएट किया था। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। ये सबसे आपकी न्यूएस्ट आर्मी कमांड है यार 2005 में। और उसके बाद आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो जंगों में हमने सीखा, जैसे कारगिल वॉर में है ना, कितने ब्रेव सोल्जर्स, कितने करेज से मेरे दोस्तों वो लड़े, क्या ब्रेवरी उन्हें दिखाई। और कारगिल वॉर में कहीं गलतियां भी, चूक भी हुई हैं, जिसमें अपने बंदों ने ही है ना दूसरों को मार दिया। क्यों? ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम था, ठीक है, फॉग बहुत ज्यादा था, कहीं पे लॉजिस्टिक्स इश्यूज, गलतियां तो होती हैं, टू एयर इज ह्यूमन। और उसके बाद कारगिल वॉर के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए थे। जैसे हम है ना बहुत फ्रेंडली मैनर पे पाकिस्तान के साथ चलते थे, और पाकिस्तान को हम बोलते थे ठीक है भाई, हम जो है सर्दियों के टाइम पे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन से दोनों नीचे आ जाया करेंगे, और जब गर्मियां आएंगी, गर्मी की शुरुआत होगी, वापस अपनी पोस्ट पे आके बैठ जाएंगे। तो इसी का तो फायदा जो है कारगिल वॉर में उठाया गया। कारगिल वॉर का कारण ही ये है। ऐसा मेरे तो सियाचिन में भी हो चुका था। तो हमें कारगिल वॉर में मेनी सोल्जर्स, मेनी ऑफिसर्स गॉट मार्टियर्ड। तो उसके लिए जो रिफॉर्म लाने हैं वो रिफॉर्म यहां, मतलब यहां पे रूल्स तैयार किए जाते हैं, डॉक्ट्रिन तैयार की जाती है, कानून तैयार किए जाते हैं, और वॉरफेयर कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। इस बार आपने देखा ड्रोन स्वार्म, ड्रोन अटैक हुए, अनमैन्ड एयर व्हीकल का इस्तेमाल किया गया मैक्सिमम, ऑपरेशन सिंदूर में हमने सबने देखा। तो फ्यूचर वॉरफेयर कॉन्सेप्ट जो चेंज हो रहे हैं, उसमें कैसे हमें जो है ऑपरेशनल रेडीनेस दिखानी पड़ेगी, वो इसका काम है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का। आई होप यू गॉट इट मेरे दोस्तों। आपको इंडियन आर्मी को लेकर जो 7 कमांड्स थी, आपको डिटेल में इसके बारे में पता चल गया। अब लेट्स टॉक अबाउट द कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की टोटल कितनी कमांड आप देख पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 अगेन, राइट। और हर एक कमांड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। वैसे ही मेरे दोस्तों इनमें भी ट्रेनिंग कमांड है, इनमें भी मेंटेनेंस कमांड है, क्योंकि आप भाई एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर रहे हैं, उनकी सर्विसिंग करनी है, इक्विपमेंट्स को मेरे दोस्तों आपका लगातार सर्विसिंग चाहिए, तो उसके लिए एक मेंटेनेंस कमांड भी तो चाहिए। अब पायलट्स को तैयार करना है, उनके लिए भी मेरे दोस्तों एक कमांड चाहिए, इजंट इट? तो आइए चलिए इंडियन एयरफोर्स कमांड के बारे में जानते हैं। वेस्टर्न एयर कमांड जो है इंडियन एयरफोर्स की सबसे ओल्डेस्ट कमांड है, जिसको 1947 में बनाया गया। भाई कश्मीर वॉर में इट प्लेड इमेंस रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। 1965 में वेस्टर्न कमांड का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। 1971 और 1999 कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे है? अभी न्यू दिल्ली में। और वेस्टर्न कमांड का मेजर रोल क्या है? कि दिल्ली को एयर डिफेंस प्रोवाइड करना, दिल्ली को एनिमी एयर स्ट्राइक से सुरक्षित करना। और इसका साथ में यह भी काम है कि कल को अगर लड़ाई होती है तो ऑफेंसिव स्ट्राइक जो है पाकिस्तान पे ये करेगी। उसके बाद मेरे दोस्तों आपकी आ गई ईस्टर्न कमांड।
ईस्टर्न कमांड इस टाइम पर अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखोगे, इट इज इन मेघालय, शिलोंग। ईस्टर्न एयर कमांड को मेरे दोस्तों आपका क्या बोला जाता है, इसका रोल क्या है? लेट मी पहले मैं ईस्टर्न एयर कमांड निकाल दूं ताकि आपको ईस्टर्न एयर कमांड, यस, इसको 1958 में क्या किया गया मेरे दोस्तों? एस्टैब्लिश किया गया। 1962 के टाइम पे ईस्टर्न कमांड ने सप्लाई मिशन का रोल प्ले किया था। आर्म सप्लाई करना, फर्स्ट एड सप्लाई करना, राइट, ट्रूप्स को सप्लाई करना। और 1971 में इसी ईस्टर्न एयर कमांड ने मिलकर मेरे दोस्तों आपका आर्मी के साथ आपकी एयर सुपीरियरिटी को दिखाया था। तो जो ज्वाइंट प्लानिंग की बात करता हूं, ईस्टर्न एयर कमांड के साथ हुई है। अब उसके बाद है मेरे दोस्तों आपका ट्रेनिंग कमांड। अब ट्रेनिंग कमांड का जो आपका हेडक्वार्टर है, इट इज वेयर, इट इज इन बेंगलुरु। और ट्रेनिंग कमांड में क्या काम होता है? हम सबसे बेहतरीन पायलट्स को तैयार करते हैं। बेहतरीन क्या, सारे पायलट्स को यहीं पे प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी जंग के लिए, है ना। पायलट्स यहीं से तैयार होते हैं। 1947 में इसको बनाया गया था। इसको इंडियन एयरफोर्स प्रोफेशनलिज्म का बैकबोन माना जाता है। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद सदर्न एयर कमांड। मेरे दोस्तों सदर्न एयर कमांड को 1984 में बनाया गया। हेडक्वार्टर्स इसका थिरुवनंतपुरम में है, केरला में। और सदर्न एयर कमांड का काम ही यह है कि सदर्न पेनिनसुला को एयर स्ट्राइक से बचाना, उसको एयर डिफेंस प्रोवाइड करना। और मैरीटाइम एयर ऑपरेशंस भी मेरे दोस्तों सदर्न एयर कमांड करती है। उसके अलावा सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड कब एस्टैब्लिश किया गया? 1985। हेडक्वार्टर्स कहां पे? गांधीनगर, गुजरात। रोल क्या? ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस, और खास करके डेजर्ट एरिया। पूरा आपका गुजरात का सर क्रीक फैला पूरा एरिया हो गया, राजस्थान का पूरा एरिया हो गया, इसको मेरे दोस्तों आपका इस डेजर्ट फ्रंट को ये पूरे तरीके से कंट्रोल करती है। अब आ गया सेंट्रल एयर कमांड। हेडक्वार्टर कहां पे है? प्रयागराज। क्या काम है इसका? ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। भाई आज सबसे बड़ा रोल इसका है कि किस तरीके से मेरे दोस्तों रियल टाइम पर चीजों को और सप्लाई को एक जगह पे पहुंचाया जाए, तो वो सेंट्रल एयर कमांड करती है, राइट। हेडक्वार्टर कहां? प्रयागराज, यूपी। मेंटेनेंस कमांड, एज आई टोल्ड यू, मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे? नागपुर, महाराष्ट्र। यहां पे क्या होता है? आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होती है। 1950 में बनाया गया। स्पेसिफिकली कमांड को रखा गया कि क्यों हम मल्टीपल कमांड्स को एक जिम्मेदारी दे दें। जितना चीजों को सेग्रीगेट करेंगे उतना तेज से वो काम होगा। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो है और रिपेयर और ओवरहॉल का काम कहां होता है? आपका इस मेंटेनेंस कमांड में होता है। आई होप यू गॉट इट। अब आती है इंडियन नेवी कमांड्स। इंडियन नेवी कमांड्स में मेरे दोस्तों आपकी 3 कमांड्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसने 1971 के टाइम पे ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड त्रिशूल, अगर आपने सुना हो, इस ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड त्रिशूल में पूरा कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। पूरी इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था, इकोनॉमिकली कोलैप्स कर दिया था। वो वेस्टर्न नेवल कमांड थी, जिसको कब एस्टैब्लिश किया गया? आपका 1968 में। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ईस्टर्न नेवल कमांड जो है मेरे दोस्तों 1968 में बनाया गया। हेडक्वार्टर्स अब आप बताएंगे कहां पे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जब आपको गाजी अटैक के बारे में पता होगा, है ना, और गाजी अटैक आपने मूवी देखी भी होगी, आपका पीएनएस गाजी जो उनका था, तो जब ये यहां पर अपनी सबमरीन्स जो हैं पाकिस्तान लेके ईस्ट पाकिस्तान को डिफेंड करने आ रहा था वाया सी, तो वो ईस्टर्न नेवल कमांड थी जिसने क्या किया था मेरे से? आपका नेवल ब्लॉकेड लगाया था ईस्ट पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तानी जो आपकी सबमरीन्स हैं या नेवी है वो यहां पे एंटर ना कर पाए। देन देयर इज सदर्न नेवल कमांड, वेयर इट इज हेडक्वार्टर्ड इन कोची। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980। इसका की रोल क्या है मेरे दोस्तों? आपका नेवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्या नए स्किल्स चाहिए, क्या नए चैलेंजेस हैं, और जितने भी अपने ऑफिसर्स हैं या सोल्जर्स हैं, उनमें क्या स्किल अपग्रेडेशन चाहिए भाई। बिकॉज आजकल अगर आप देखेंगे कि स्टेल्थ बहुत बढ़ गई है सबमरीन्स की। स्टेल्थ मतलब उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, एनिमी आपके सबमरीन्स को, एनिमी टॉर्पीडोज को, एनिमी माइंस को, है ना। न्यूक्लियर आपकी क्या है सबमरीन्स आजकल आ रही है। तो रूल्स विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज किए जाते हैं। क्या नई डॉक्ट्रिन की रिक्वायरमेंट है, और स्किल डेवलपमेंट किसका काम है? आपका सदर्न नेवल कमांड का। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट एंड द ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड, जिसमें मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स एक साथ मिलकर मेरे दोस्तों ये ऑपरेशंस को प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज योर ट्राई सर्विसेज कमांड।
ट्राइब सर्विसेज का मतलब ही क्या है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एक साथ मेरे दोस्तों एक जगह पे क्या है आपका बैठ के प्लान करती है। और ये कहां पे है? अंडमान निकोबार हेडक्वार्टर, पोर्ट ब्लेयर। इसको मेरे दोस्तों क्यों इसकी जरूरत पड़ी? 1999 वॉर के बाद, कारगिल वॉर के बाद वी फेल्ट इट कि भाई हमें ऐसी एक कमांड चाहिए जो एक्चुअल में क्या करे, आपका मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा। आपको पता हो मलक्का स्ट्रेट स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरे इंडियन ओशन को राइट कनेक्ट करती है आपका किसके साथ? पैसिफिक ओशन के साथ। और मलक्का स्ट्रेट पे चाइना की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, और कल को चाइना है ना लीथल अटैक अगर करता है आपका ईस्टर्न फ्रंट या मेरे दोस्तों वेस्टर्न फ्रंट में, तो चाइना को हम यहां पर इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे दोस्तों अंडमान निकोबार बिल्कुल उसके मुंह के सामने है, और यहां पे हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली इस कमांड को बनाया है। 2001 में इसको बनाया था ताकि हम मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल करने का मतलब कि अभी हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बट यहां पर हम बहुत डिफेंसिव और ऑफेंसिव रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर पाए, चाइना को दिखा पाए कि भाई इफ यू विल डिस्टर्ब अस यू कैन नॉट डू अटैक्स लाइक द वे यू डिड इन 1962। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आपको इन सब कमांड्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पता चला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है आने वाले टाइम पर बहुत बेनिफिशियल रहेगी। एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और जरूर लाइक भी कीजिएगा मेरे दोस्तों। अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की एंड और दे आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर 2027 और 2028 एंड दे आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड कोर्स, एंड आई एम टेलिंग यू अगर ऐसा है तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। हम स्टडी आईक्यू ने रैंक बूस्टर सेल के नाम से हमने कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं, और ये 2026 का अभी तक का सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज रहने वाले, जिसमें हम सारे कोर्सेज, चाहे आप सिप की बात करें सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी प्रीलिम्स रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्स जो है 2026 का वो बनाया गया है। 2027 में अगर आपको फाउंडेशन बैच में लेना है लॉन्ग टर्म कोर्स, जिसको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स भी बोलते हैं, और या 2028 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, इसमें एनरोल होना चाहते हो, तो सब में हम 50% डिस्काउंट प्रोवाइड करें। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी मेरे दोस्तों, डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस दी जाएंगी, डेली आपको एमसीक्यूज उसके साथ मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन इट। हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होगा, जो मेरे दोस्तों आपका हर वीक टॉप करेगा उसको मंथ के एंड में 11,000 कैश प्राइज दिया जाएगा। इवन दो स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों जो आपके हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में टॉप परफॉर्मर्स में से, बेस्ट परफॉर्मर्स में से एक होंगे, उनको प्रीलिम्स में अपेयर होने से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी आईक्यू के ऑफलाइन सेंटर में बुलाया जाएगा। आपका रेजिडेंस, आपका फूड भी फ्री होगा। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया इस कोर्स में एनरोल होने के बाद, तो आपकी फुल फी रिफंड होगी। अब इन कोर्सेज में आप इंग्लिश में भी ले सकते हो, प्योर हिंदी में भी ले सकते हो, और इंग्लिश में भी ले सकते हो। और इस कोर्स में अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो RDX लाइव कूपन कोड, रिमेंबर RDX लाइव कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।